अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये क्या कह रहे? बस सर कहते हैं कि माइक माइक ऑन। आपका बंद रहना चाहिए नहीं ये सर, नहीं। ऑन होना चाहिए, वो कह रहे हैं माइक ऑन होना चाहिए। अच्छा बस ठीक है। मेरा माइक ऑन होना चाहिए। बाकी सब अपना माइक बंद कर लें। अदीब बशीर माइक बंद कर लो। ठीक है, तो हमने रिटेनिंग वॉल के डिजाइन का एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल से, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। आज हम थोड़ा मजीद आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो आप समझ लें कि ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल में वॉल जो है स्टेबिलिटी हासिल करती है अपने सेल्फ वेट की वजह से, तीन फैक्टर्स के अगेंस्ट: ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग और बेयरिंग को जो बैलेंस करना है वो भी वेट के साथ उसका कंपैरिजन है। ओके, सेमी ग्रेविटी में भी यही प्रोसेस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम बैकफिल की साइड पे रीइंफोर्समेंट डालते हैं। उस रीइंफोर्समेंट डालने की वजह ये है कि हम टेंसाइल स्ट्रेसेस को, चूंकि ये जो बैकफिल होता है, बैकफिल बोलते हैं मट्टी जिसको सपोर्ट रिटेन कर रही होती है रिटेनिंग वॉल, ये बैकफिल जब फोर्सेस अप्लाई करती है वॉल के ऊपर तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करती है। इन टेंसाइल स्ट्रेसेस को कंट्रोल करने के लिए बैकफिल की साइड पर हम रिटेनिंग वॉल में मिनिमल रीइंफोर्समेंट डालते हैं। एक एडवांटेज तो हमें ये मिलता है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस कंट्रोल हो जाते हैं सरफेस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि हम ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के साइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बाज औकात स्टेबिलिटी हासिल करने के हमें इतना ज्यादा वेट बढ़ाना पड़ता है, साइजिंग इतनी ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ती है रिटेनिंग वॉल की कि वो जो है अप्रोप्रिएट नहीं होते, वो प्रैक्टिकल साइजेस, ज्योमेट्रिक साइजेस नहीं होते। तो ऐसे केसेस में साइज को रिड्यूस करने के लिए सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की तरफ जाना पड़ता है। ओके, थर्ड केस जो है हमारे पास कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ये तो एक बहुत ही स्लिम वॉल है। इसमें बस कंक्रीट का एक आर्म है या एक फाइन स्लैब है जो हम डालते हैं, और वो फाइन स्लैब रीइंफोर्स कंक्रीट की बनी होती है। उस स्लैब के अंदर रीइंफोर्समेंट होती है। तो रीइंफोर्समेंट जो है, जितने भी स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं प्रेशर की वजह से, वो उसको कंट्रोल करती है। अब वो इससे तो ये जाहिर हो गया कि हमें रिटेनिंग कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में बेसिकली दो फंक्शंस हासिल करने हैं। एक तो स्टेबिलिटी जो हम पहले से ही परफॉर्म कर रहे थे बाकी दो तरह की वॉल्स में, और दूसरा फंक्शन हमें एडिशनली जो अचीव करना है वो है कितनी अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट हमें डालनी है रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में। ओके, तो मैं रिकॉल करूंगा आप लोगों को, दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगा कि ये कुछ तीन कंडीशंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सरचार्ज और बैकफिल इन तीन कंडीशंस में हो सकते हैं, और इन तीनों कंडीशंस में जिस पॉइंट पे प्रेशर एक्ट करेगा वो पॉइंट इधर से कैलकुलेट होगा और टोटल जो फोर्स है वो यहाँ से कैलकुलेट होगी। सिमिलरली सेकंड केस में ये पैरामीटर्स यूज होंगे और थर्ड केस में ये पैरामीटर्स यूज होंगे। ओके, तो मैं आगे बढ़ता चलूं और आपको दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूं कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वो है एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट एंड पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट। इस केस में यहाँ से कैलकुलेट होगा, इस केस में यहाँ से, और इस केस में यहाँ से। ये सब आप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा से ये स्लाइड इसलिए गुजारा हूं ताकि आपकी मेमोरी फ्रेश हो जाए। ओके, अब आपको मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा वही प्रॉब्लम जो सबसे पहले हमने ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल का किया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा ये प्रॉब्लम है, और इन वेट्स को हमने वन बाय वन कैलकुलेट किया था। इनके मोमेंट आर्म भी निकाले थे, फिर उनसे रेजिस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट किया था, और ओवरऑल इस वेट को देखते हुए वी कैलकुलेटेड स्टेबिलिटी। ओके, तो इस एग्जांपल को मैं इसलिए रिकॉल करवाना चाह रहा हूं कि इसी वॉल को हम कन्वर्ट करेंगे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में। इसलिए
आप जो ये लोड है, ये जो प्रेशर है एक्ट कर रहा है 6500 पाउंड्स, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके, अब अगर उसी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को हम ट्रांसफॉर्म करें कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में, तो ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, आप देख सकते हैं ये एक स्लिम आर्म है, इसको आर्म बोलते हैं, ARM, आर्म। और बॉटम पे अगर आप देखें, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं की। दिस इज द बेस स्लैब एंड दिस इज द बैकफिल। ओके, तो अब हम एक्चुअली इस पूरी वॉल को हमने डिजाइन करना है। अच्छा, इसका फोन है, प्लीज स्विच ऑफ योर फोन्स। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, अब जो ज्योमेट्रिक साइजेस हैं उनको हम अज्यूम कर लेते हैं। ओके, इसमें अगर आपने गौर किया हो शुरू से जब हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कि प्रेशर P एक्टिव द फोर्स एक्टिव फोर्स एक्ट एट ए 1/3 पॉइंट। इट मीन्स कि जो सॉइल है या जो बैकफिल है उसका मेजॉरिटी प्रेशर या जो मेजॉरिटी जोर है वो इस रीजन में है। दैट मीन्स कि हमें जितनी हैवी रीइंफोर्समेंट चाहिए या जितना बड़ा ज्योमेट्रिक साइज चाहिए वो इस रीजन में चाहिए। इस रीजन से जब आप ऊपर हो जाते हैं देन द स्ट्रेसेस गेट्स रिड्यूस्ड। तो जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है उसमें एक्चुअली जो बेसिक एक्शन है वो सिर्फ 1/3 के ऊपर होता है। इसलिए अगर आप इस वॉल को देखें, इट इज 16 इंचेस एट द बॉटम। 16 इंचेस क्यों है ये आगे हम एस्टिमेट कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं थिकनेस रिड्यूस हो रही है, सो एज इट रीचेस 8 इंचेस एट द टॉप। तो कोड आपको ये अलाउ करता है कि आप टॉप पे न सिर्फ थिकनेस को रिड्यूस करें बल्कि इसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट यूज होगी उस रीइंफोर्समेंट को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली वी हैव दिस वॉल और इट इज, ये प्लीज डू नॉट यूज द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो वी आर यूजिंग दिस रिटेनिंग वॉल और इसकी जो क्लियर हाइट है एम्बेडमेंट डेप्थ के ऊपर की, दैट इज 11.5 फीट। बेस स्लैब से जो नेचुरल सरफेस लेवल है दैट इज 2 फीट और जो बेड की स्लैब है दैट इज 18 इंचेस। बाकी ज्योमेट्रिक साइजेस हम बाद में वेरीफाई करेंगे। ओके, तो एक बुनियादी बात तो तय है कि हमारे पास जो कंडीशन बन गई है वो ये कंडीशन है। हाँ, रिटेनिंग वॉल चेंज है लेकिन जो हमारे पास लोडिंग कंडीशन है या प्रेशर की कंडीशन है वो यही रहेगी। दैट इज वाई जो हमें पॉइंट y है वो डिस्टेंस y वो कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन यूज करनी है एंड एक्टिव फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन यूज करनी है एंड सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए। ओके, सो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दिस इज एक्चुअली 1/2 into 0.33 is the active pressure coefficient, 120 again is the unit weight of soil, 13.5 is the height and दोबारा से इक्वेशन में जाएं, मैं आपको जरा इक्वेशन रिकॉल करवाता हूं। इस इक्वेशन को अगर आप देखें, we have to use 1/2, this is 0.33, this is 120, this is the height of the retaining wall, again into bracket, this is height
of the retaining wall plus 2 times जो surcharge की height है. So 2 times surcharge की height plus this h is the last term used in the formula. तो यहाँ पे जो आप 20.16 देख रहे हैं, this is basically h plus 2h prime. So that means the total force acting in this particular case, जब हम 13.5 height consider करें, that is 5440 pounds. Okay, then again using the formula for y, we get the value of y, which is 5.25. We have calculated this y so many times, that is why I am not repeating how have we calculated it. Okay, तो ये सब जी. अदीद बशीर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जी गलती से हाथ लग गया, चेक कर रहा हूं. ओके, सो अब हमारे पास फोर्स भी है, एक्टिव फोर्स भी है, एंड वी हैव द मोमेंट आर्म, एसेंट्रिसिटी. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द ओवरटर्निंग मोमेंट. चूंकि अब ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है और हमें रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी है, कैलकुलेट करनी है कितनी अमाउंट में हमें चाहिए. दैट इज व्हाई वी नीड फैक्टर्ड मोमेंट. जैसे कि आपको याद होगा फैक्टर्ड मोमेंट का क्या मतलब है. डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू यूज WU is equal to 1.2 dead plus 1.6 live. So here 1.6 live. So here the pressure, the active pressure is actually considered as a live load pressure or live load. ठीक है, that is why the factor 1.6 has been used. In majority of the cases in other books, sometimes 1.5 is also used. The reason why 1.5 is used because that is considered as an average of that dead and live. So 1.2 and 1.6 is cumulatively considered 1.5. But here we take it as a live load. So considering it a live load, we have a factored moment equal to 45,007 pound-feet. Okay. अब जब हमारे पास मोमेंट आ गया, यहाँ से हम इजीली डिफाइन कि जो आर्म है रिटेनिंग वॉल की, उसकी डेप्थ जो है वो हमारे पास अप्रोप्रिएट है या नहीं, या कितनी होनी चाहिए. ओके, सो सिंपली यूज RN and get the value 430. Okay, so this value Rn is actually estimated from the graphs. Do you remember the graphs I have provided you? आप लोगों को याद है? 3/40, 3/60. Yes sir. जी. Okay, so using the reinforcement ratio, retaining wall के लिए जो minimum allowable reinforcement ratio है, that is 0.002. So check for 0.002 how much is the 0.02. So 0.002 to 0.008. Check how much is the value of Rn. So take an average value. So assume a value of Rn equal to 430 for ratios between 0.002 to 0.008. Okay, from here we know the moment. We know we can take B as a unit weight, 12 inches or 1 feet or 1 feet. And similarly, a factor phi is here, which can be taken as 0.9.
0.9. Okay, इस इक्वेशन में the only unknown is D. So put all these values and calculate the value of D, which is 10.9 inches. This D is the effective D. इसमें कवर मिलाएंगे, rebar मिलाएंगे, so we get the total required depth. Okay. तो इसमें अगर टोटल रिक्वायर्ड डेप्थ आप यूज कर लें, जो रिटेनिंग वॉल होती है, चूंकि इसकी एक साइड पे सॉइल होती है और सॉइल में ज्यादातर चूंकि सल्फेट्स होते हैं या डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, दैट इज व्हाई वी कीप अ हायर प्रोटेक्टिव कवर. सो यूज अ 2 इंच कवर ऑन द साइड ऑफ द बैकफिल. प्लस अगर आप उसमें नंबर 8 बार यूज कर रहे हैं, नंबर 8 बार, तो द डायमीटर ऑफ वन नंबर 8 बार इज 1 इंचेस. तो 2 इंचेस ये हो गए, और क्योंकि हमें बार के सेंटर तक लेना होता है, सेंटर पॉइंट तक, तो 0.5 इंचेस फ्रॉम नंबर 8 बार. तो वी नीड टू ऐड 2.5 इंचेस with the calculated 10.9 inches. So the total depth, required depth is 2.5 plus 10.9 turns out to be 13.4 inches. Okay, इसको round off कर लें and take a depth equals to 16 inches. अब चूंकि ये 16 inches हो गई, we have a revision in the पैरामीटर्स. यहाँ पे तो नहीं, लेकिन आगे हमें दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो थिकनेस है आर्म की वो चेंज हो गई है. ओके, नाउ वी वांट टू, हमने एक क्राइटेरिया तो फुलफिल कर लिया कि डेप्थ हमने कैलकुलेट कर ली. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज वी हैव टू एस्टिमेट द शियर कि 16 इंचेस की जो डेप्थ, 16 इंचेस जो हमने अज्यूम की है थिकनेस वॉल की, आया दैट thickness is sufficient to control the shear. तो हमें shear strength कैलकुलेट करनी है. ओके, तो shear strength किस पॉइंट पे क्रिटिकल होगी? If this is the retaining wall, shear strength would be critical at a depth of D. At a depth of D. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने एस्टिमेट किया दैट इज 16 इंचेस, और अगर इसमें से कवर निकालें तो इट टर्न्स आउट टू बी 2.5 इंच कवर निकालें, इट टर्न्स आउट टू बी 13.5 इंचेस. तो दैट मीन्स कि 13.5 इंचेस डेप्थ से पे हमने कैलकुलेट करनी है शेयर, शेयर की अमाउंट क्या होगी. ओके, ये वो सारी चीजें हैं जो हमने बीम डिजाइन के वक्त डिस्कस की थी. ओके, तो ये डिस्टेंस अगर आप निकाल लें टोटल हाइट में से, दिस इज द बेस स्लैब, और ये एम्बेडमेंट डेप्थ है. यहाँ पर ये नेचुरल सरफेस लेवल विच इज 2 फीट हियर. 2 फीट में से ये 13.5 निकालें, यू हैव अप्रोक्सीमेटली 1 फीट, और यहाँ पर ऊपर है हमारे पास 11.5 फीट. तो 1 फीट यहाँ पे बचा एंड 11.5 फीट ये बचा. 11.5 फीट प्लस 1 फीट इज इक्वल टू 12.5 फीट. तो हमने एक्चुअली इस 12.5 फीट हाइट पे शेयर को कैलकुलेट करना है. ओके, सो इस इक्वेशन में वी यूज h इक्वल टू 12.5. सिमिलरली इस ब्रैकेट्स के अंदर भी वी यूज h इज इक्वल 2.5 प्लस 2 इंटू h प्राइम वही रहेगा क्योंकि सरचार्ज की जो है वो डेप्थ है. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट. सो द फोर्स एक्चुअली दैट इज एक्टिंग अनफैक्टर्ड इज 4800 पाउंड्स. लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट हमने कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटी चेक करनी है, सो वी हैव टू चेक द फैक्टर्ड लोड्स. सो बेसिकली this force P will cause, this is actually a reaction at 1/3. तो यहाँ पर इस रिएक्शन की वजह से जितनी भी shear क्रिएट होगी, it will cause almost equal shear here in the wall.
तो हम इसको 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालेंगे एंड दैट इज द shear एक्टिंग एट मिडल थर्ड ऑफ द वॉल. ओके, अब इस शेयर के अगेंस्ट हमने, अब ये अप्लाइड शेयर है, इस शेयर के अगेंस्ट वी हैव टू चेक के स्ट्रेंथ कितनी है. स्ट्रेंथ के लिए वही फॉर्मूला है जो हम बी में यूज करते हैं, फी टू लैम्डा अंडर रूट एफ सी प्राइम बी डी. इसमें फी फैक्टर इज 0.75 फॉर शेयर, 2 is the constant, lambda is 1, fc prime is given which is 4500, and we have the b unit weight and d is 13.5 जो effective depth है. Okay, so we have the capacity of 16,300 which is far greater than this shear. That means the assumed thickness of the wall 16 inches is okay. भाई ये मैं को करता है। उसके बाद वही स्टेबिलिटी हमने चेक करनी है. अब चूंकि हम इस वॉल के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे तो इस फाउंडेशन के ऊपर बैकफिल भी आएगा. So we have basically too many weights here. One is the weight of the key, the weight of the base slab, the weight of the soil here. और ये जो वॉल है ये चूंकि ट्रेपेजॉइडल शेप में है तो इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया, ट्रायंगुलर पोर्शन अलग हो गया, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा ये अलग हो गया और ये अलग हो गया. इन 7 वेट्स को अलग अलग करके जिस तरह हमने पिछली वॉल्स में किया उसी तरह इन सब का हमने वेट निकालना है और अगेन इनको जिस मटेरियल के हैं उस मटेरियल के यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर कंक्रीट 150 एंड फॉर सॉइल 120. ओके, और फिर उनको मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. वी गेट द मोमेंट. हमारे पास एंड में जो मोमेंट आएगा दैट इज द रिस्टोरिंग मोमेंट. रिमेंबर हम जो ओवरटर्निंग मोमेंट है वो हमने स्टार्ट में कैलकुलेट कर लिया है पहली स्लाइड में. सो दिस इज द रिस्टोरिंग मोमेंट. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है. आपको याद होगा कि मैं ये प्रॉब्लम शुरू कराते हुए आपको मैंने रिकॉल करवाया था कि एक बात का ध्यान रखें कि ये जो सबसे पहली एग्जांपल हमने की थी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की, ये उसी की कंटिन्यूएशन है. अगर हम अज्यूम कर लें कि ये ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है और उसकी वजह से जो वेट जनरेट हो रहा है दैट इज 6500 पाउंड्स और उसी केस में जो हमारे पास मोमेंट बन रहा है दैट इज 37,500 फुट पाउंड. तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि किस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स. सो वी हैव द रिस्टोरिंग मोमेंट, वी हैव द ओवरटर्निंग मोमेंट एंड वी हैव द स्टेबलाइजिंग वेट ग्रेविटी डायरेक्शन में. सो दिस टर्न्स आउट टू बी 3.23 फीट. ओके, इस 3.22 फीट को हम यूज करते हुए वी यूज द इक्वेशन Q1. ये इक्वेशन Q1 कहाँ से आएगी? ये 3 डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको ऑलमोस्ट तमाम एग्जांपल्स में दिखाई है. सो फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट Q1. दिस इज Q1. हील साइड पे हमारे पास प्रेशर 0 होगा. क्यों होगा? बिकॉज द रिजल्टेंट इज एट द एज ऑफ द मिडिल थर्ड. रिजल्टेंट थोड़ा सा यहाँ से बाहर होगा, सो वी विल हैव द प्रेशर हियर एज वेल. Okay, so after that we calculate the factor of safety. We have the stabilizing moment या restoring moment and we have the overturning moment. तो इससे हमारे पास जो factor of safety आ रहा है that is 2.16. The required factor of safety is 2. So that means the factor of safety is sufficient since the requirement is 2 and we have a factor of safety of 2.16. So we are on the safer side. Okay. इसके बाद the second check is the sliding check. तो sliding के लिए जो important parameter है that is sliding coefficient which is 0.5. लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने की भी प्रोवाइड की है तो हमें सॉइल का भी इंटरनल कोफिशिएंट यूज करना होगा विच इज टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज.
equals to 0.577. ओके, तो अब सिमिलर ट्राइंगल हम यूज करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल फार्मूला जो हम कई दफा मैंने आपको क्लास में बताया कि सिमिलर ट्राइंगल फार्मूला का आप कंपैरिजन कैसे लेंगे। इस साइड की का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाय छोटे ट्राइंगल का बेस। तो यहाँ से आप किसी एक साइड को कंप्यूट कर सकते हैं। तो दिस साइड कैन इजीली बी कंप्यूटेड बिकॉज वी हैव दिस डिस्टेंस एंड वी आल्सो हैव दिस टोटल डिस्टेंस and we also have this perpendicular. So we have the pressure, ये जो की जिस जगह पे लगी हुई है इस जगह पे we have the pressure equals to 1710 अगर हम इस वैल्यू को यूज करें सिमिलर ट्राइंगल फॉर्मूला में। ओके, सो दी हमारे पास दो तरह की स्लाइडिंग बनेगी, दो तरह की स्लाइडिंग रेजिस्टेंस बनेगी। दिस इज द टो साइड एंड दिस इज द हील एंड की साइड। तो हम पहले टो साइड को देख लेंगे, फिर हील एंड की साइड को देख लेंगे और फिर हम पैसिव प्रेशर को देख लेंगे। ये तीनों मिलाकर स्लाइडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जनरेट करेंगे। सो वी हैव दिस प्रेशर एट वन साइड एंड वी हैव दिस प्रेशर ऑन द अदर साइड। So we sum them up and we multiply them by the coefficient, sliding coefficient into 3.15 is the distance until this point into this is the resistance of the soil. So we get the sliding resistance equal to 4860. Similarly, we calculate it on the heel side, and then we calculate the पैसिव आर्क प्रेशर जो हमने पिछले केसेस में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। द टोटल टर्न्स आउट टू बी 9330। दिस इज द स्लाइडिंग प्रेशर अगेंस्ट द स्लाइडिंग फोर्स अगेंस्ट द एक्टिव फोर्स। ओके, अब हम इसको कंपेयर करते हैं एक्टिव फोर्स के साथ। सो द एक्टिव फोर्स इज 6500 पाउंड्स, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, इस वैल्यू को याद रखिएगा। एंड वी हैव द स्लाइडिंग फोर्स, रेजिस्टिव स्लाइडिंग फोर्स इक्वल टू दिस। ओके, so the factor of safety turns out to be 1.44. That means the required factor of safety is 1.5. We are slightly below the requirement of 1.5. That means which is still okay. 1.5 required hai and we have 1.44. So that's sufficient. We don't change the size. ओके, अब अगर हम ये भी अज्यूम कर लें, अभी तक हमने जितने भी कंप्यूटेशन किए इस कंप्यूटेशन में वी अज्यूम्ड कि जो प्रेशर है सरचार्ज प्रेशर दैट इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट। अब हम ये अज्यूम करें कि सरचार्ज प्रेशर यहां से एक्ट कर रहा है, देन वी हैव अ डिफरेंट वेट एंड फ्रॉम दैट वेट वी हैव डिफरेंट रिस्टोरिंग मोमेंट, और उस रिस्टोरिंग मोमेंट की वजह से एक ही रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारे पास जो बेयरिंग प्रेशर कैलकुलेट करने वाली फिगर है वो चेंज हो जाएगी। नाउ वी हैव द प्रेशर एट द हील साइड एज वेल। सो यहां से वी कैलकुलेट Q1 एंड Q2। ओके, जब ये प्रेशर्स कैलकुलेट कर लिए, वी हैव टू चेक दिस बेयरिंग प्रेशर्स विद द allowable pressure. Allowable pressure is 8000 psf, which is very high compared to the bearing pressure we have computed. That means we are pretty much on the safer side. अब हमने जो reinforcement bars calculate करनी है, since the overturning moment is 45,700, we use the similar जो वही equation जो हम हर दफा use करते हैं, Rn की equation, we calculate Rn from here and that is 279. Again इस 279 को आप टेबल या ग्राफ में कंपेयर करें, you will get the value of the reinforcement ratio 0.0049. So use 0.0049 into 12 is the unit width into 13.5 is the depth of the arm. So we require a total steel of 0.79 square inch. That means we can use number 7 bars at 9 inches center to center. Okay.
अब ये जो नंबर 7 बार है और 9 इंचेस पे है, वी ओनली रिक्वायर इट एट द मिडल थर्ड. अकॉर्डिंग टू द कोड जब हम ऊपर जाएंगे, we only require minimum reinforcement. So minimum reinforcement in this case is 3 under root FC prime divided by 60,000. तो यहाँ से मिनिमम reinforcement से यहाँ से जो रो आएगी उससे आप AS कैलकुलेट करेंगे, एंड AS से रिबार्स यूज करेंगे. वी हैव यूज दीज रिबार्स, यानी कि जो रिबार हमने यहाँ भी यूज की थी नंबर 7 एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर, अब चूंकि ऊपर जाके हमने मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया यूज किया, दैट टर्न्स आउट टू बी नंबर 7 एट 16 इंचेस सेंटर टू सेंटर. ओके, इसी तरह ये जो सर्कुलर बार्स हैं, दीज आर द श्रिंकेज और टेम्परेचर रिबार्स. तो जब ग्रेड 60 यूज होगा तो इनके लिए रिक्वायरमेंट है 0.0018 BH, यानी टोटल इज 16 इंचेस. सो इसमें आप वैल्यूज पुट करें, यू गेट दी rebars equal to number 4 at 16 inches center to center. ये वाली फेस, चूंकि अगर यहाँ की rebars देखें, ये वाली फेस बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, एक तरह कोई प्रेशर नहीं है, एक तरह. So that is why we have used very minimal rebars, number 4 at 30 inches center to center. Now the only thing left is base slab. So base slab has two parts, the toe part and the heel part. So I give you this assignment to calculate the rebars for this part. So this will be your assignment number 7. मैंने इसमें कुछ hints भी दे दी हैं, but you'll have to solve this example in detail. Any question? सर जी जान. माजिद का नाम नहीं सर क्या है? जान सर जी ये टाइम कम सर है, ये जल्दी कोई जल्दी. सर ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है सर जी ये वाली वीडियो? जी जी कर रहा है. ठीक है जी सर जी सलमान रिकॉर्ड. और सर वो एक सवाल था पिछले रिटेनिंग वॉल में से सर. जी जी सर वहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग एक्शन जो होता है उसमें 1.5 जो है वो सर हमारे पास मतलब एसआई कोड के थ्रू वो गिवन होता है क्या? जी जी जी, ये कोड की रिक्वायरमेंट है 1.5 फॉर स्लाइडिंग एंड 2 फॉर ओवरटर्निंग. ठीक है सर. अगर फॉर एग्जांपल सर मेरा जो है 1.2 के समथिंग आता है तो यानी सर मुझे बैक साइड जाके पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे सर वहाँ पे जी रिक्वायरमेंट? जी, अगेन आप जाएंगे ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स चेंज करेंगे आप. ठीक है सर. ओके. अगर इससे सर आगे मतलब 1.7 1.8 तक आ गए तो यानी कि सर प्रीटी मच सही. ठीक है then it is safe. Otherwise another thing is कि आपको ये की प्रोवाइड, ये नजर आ रही है की, so you have to play with this key. अगर आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कर रहे हैं, ग्रेविटी कर रहे हैं, तो आपको वेट्स के साथ प्ले करना पड़ेगा. ठीक है सर. जो सर असाइनमेंट थी सर उसमें मैंने सर लिखा है कि आपका ये बहुत कम है तो आपको पीछे जाके उसके पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे सर. फिर वो मतलब मेरा घर लिखा है वो सारी किया नहीं. दोबारा ट्रायल करना है ना आपको, ट्रायल करके सेफ लाना है, आपको ट्रायल करना है और सेफ साइड पे उसको लेके आना है. तो सर मतलब मेथड समझ आ गया सर. तो मतलब मैंने वहाँ पे लिखा है सर. नहीं, आपको करना है तो आपको डिजाइन करना है ना. मेथड वहाँ पे नहीं पूछा, वहाँ पे पूछा है डिजाइन अ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल. अच्छा सर जो आपने पैरामीटर्स दिए थे उसी हिसाब से किया तो वो 1 पॉइंट जो है उस हिसाब से ना आपको ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल की आपको विड्थ चेंज करनी है. ठीक है, वो सारे जितने ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हैं उनके थंब रूल मैंने दिए हुए हैं. ये कैसे बेस कैसे कैलकुलेट करनी है, बाकी चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो उनको चेंज करके आपको सेफ साइड पे लेके आना है. सर असाइनमेंट तो कर दिया, दोबारा बना के कर दें? नहीं, लेकिन असाइनमेंट आपने लेट सबमिट की है. सर डेट का सर पता नहीं था, फिर तो आज करके सर आज. ओके, so today's assignment that I have given needs to be submitted next Wednesday. Okay? ये वाली सर. जी जी, बेस क्लास आपको ये पूरी. ये कौन बात कर रहा है? सर जी ये माजिद का मुझे मालूम है ये बंदा क्या बात कर रहा है. ओके जी, यूसुफ. So if you have any question you can ask me.
आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो ऑनलाइन सेशन होते हैं इसके दौरान आप पूछ सकते हैं। घर में बैठ के बस बातें करना तो इजी है। ठीक है सर, ठीक क्वेश्चन सर, ये सबमिट कब जमा करानी है? उसके बाद आप कहें कि भाई ऐसी बात है। जी लेट अगर हल्का फुल्का असाइनमेंट हो जाए तो माफ कर दिएगा। और यूसुफ भाई ने क्या you have to design this base slab. I have given you the method, but you have to write it in complete detail. Also, you have to repeat this as well in complete detail. Okay? सर ये माजिद का नेट करवानी नेट आ गई। यूसुफ शेखा सर इसकी Okay. submission कब है So सर? that's the end of today's lecture, and thank you very much. सर सर जी रमजान मुबारक हो। Yeah. सर ये काइंडली इसका बता दें असाइनमेंट्स का आपने लिखा है ना सर लेट सबमिशन वाली, सर ये दोबारा सबमिट करनी है? नहीं, वो बस आपने करा दी लेकिन लेट कराई है। सर कोई नहीं, तेरी सर डेट का पता नहीं चलता ना सर। मुझे भी नहीं आता है। डेट का क्यों नहीं, मैं हर असाइनमेंट के साथ मेंशन करता हूँ कब जमा करवानी है। और आप जो डेट की बात करें ना, आपकी आधी क्लास ने टाइम पे सबमिट करवाई है असाइनमेंट। डू यू नो दैट? यस सर। Okay, so that's the end of today's lecture. Thank you very Thank much. you. कल Sir, see you on Friday. कल आप LMS पे, ठीक है? माजिद यूसुफ सर भाई का क्या नेट सर नेक्स्ट क्लास कब है? इसके साथ कल नेट आप लोगों का कमजोर क्विज है LMS पे, और क्लास नेक्स्ट जो है वो आप लोगों की फ्राइडे को होगी क्विज इंशाल्लाह। क्विज किस टाइम है सर? इंशाल्लाह बजे। सर एलएमएस पे ना ले सर, गूगल क्लास पे ले तो ज्यादा बेहतर है सर। वहाँ पे ओके, सर वो गूगल सही क्लास पे। ओके वहाँ पे ले लेंगे। सर टाइम क्या है Thank सर? you, sir. कितने बजे होगा सर? कल 3 बजे 3 PM। ठीक है सर। सर ये माजिद ने कॉल किया था, उसके साथ नेट काम नहीं करता है। ठीक है, वो मुझसे फिर डायरेक्टली बात कर ले। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। यूसुफ शेखा